स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लर्निंग टॉपिक, यानी अधिगम पढ़ रहे हैं हम। और अधिगम में अपने को आज कल हमने पढ़ा था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना। तो सभी आ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत ओके। उद्दीपक की बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, ठीक है। अनुक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या बन गया? एसआर। और सिद्धांत को बोलते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं? थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी हो गई भाई? एसआर थ्योरी। पीछे वाली कौन सी थी? सीआर थ्योरी। तो ध्यान रखना, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यानी इंग्लिश में बात करें तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस यानी उद्दीपक किसे कहते हैं? जो आपका लक्ष्य है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या है? स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस, ओके। अब हम इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक है भाई। अगर बात करें तो मूलतः ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे ये? मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक। पशु मनोवैज्ञानिक, ओके। पशु मनोवैज्ञानिक, मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे, ओके। इनकी पुस्तक आई थी, बार बार उस पुस्तक का जिक्र आपके पेपरों में भी हुआ है, तो आपको वो पुस्तक याद करनी चाहिए। 1898 में पुस्तक आई थी इनकी, एनिमल इंटेलिजेंस, यानी इनकी पुस्तक आई थी, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। इंटेलिजेंस इंग्लिश में लिखते नहीं, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आता, ठीक है ना। 1898 में इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने, ठीक है ना। इस सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। किस पर किया गया? पशुओं पर। परंतु अगर बात करें इसी सिद्धांत को 1913 में, कब है? 1913 के अंदर, 1913 में ये सिद्धांत जब एजुकेशन के क्षेत्र में आया, शिक्षा के क्षेत्र में आया, तो ये सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दिया गया। और थॉर्नडाइक की पुस्तक आई थी 1913 में, दूसरी। तो 1913 में इनकी पुस्तक आई थी एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, तो ध्यान रखना, पहले 1398 में पशुओं के लिए लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस, यानी पशुओं की बुद्धि, उसमें ये सिद्धांत दिया था। बाद में जब एजुकेशन की बुक लिखी, एजुकेशन, ठीक है ना, साइकोलॉजी, 1913 में, तो ये सिद्धांत उसके अंदर भी दिया गया। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 1913 वाला आपको याद रखना है। अब क्या होता है इस सिद्धांत में? देखो, इस सिद्धांत में क्या होता है, जैसे मैं यहां आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे ये हमने एक सेब रख दिया है, ठीक है, सेब रख दिया है। ये आपके लिए क्या होगा? जिसको भूख लगी है ना, उसके लिए ये उद्दीपक होगा, ठीक है। व्यक्ति के लिए ये उद्दीपक होगा। अब इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, जैसे ये करता, मान लीजिए ये बालक है, इस सेब को प्राप्त करने से भूख लगी है इस बालक को, इसे प्राप्त करने के लिए बालक जो अनुक्रिया करता है, क्या करता है? अनुक्रिया करता है कि मैं सेब को कैसे प्राप्त करूं। इन दोनों के बीच में, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बन जाता है, वो क्या कहलाता है? वो संबंधवाद कहलाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में आई बात? इस सिद्धांत में उद्दीपक व उत्तेजक के मध्य अनुक्रिया के माध्यम से संबंध बन जाता है। जैसे अगर बात करें, इस बच्चे का इस सेब के प्रति, इस सेब को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि बच्चा क्या है? भूखा है। इस सेब को वह प्राप्त करना चाहता है, जो किस तरीके से प्राप्त करता है, ये उसके लिए अनुक्रिया करेगा। वो अनुक्रिया के बीच में और इस उद्दीपक के बीच में एक संबंध बन जाएगा कि मुझे तो ये प्राप्त करना है। बच्चे और उद्दीपक के बीच में अनुक्रिया के माध्यम से क्या बन जाएगा? संबंध बन जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? आपका संबंधवाद कहलाएगा। तो ध्यान रखना, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य, लिख लेना लाइन, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य
जब उद्दीपक की वजह से संबंध बन जाए तो वो संबंधवाद कहलाता है। तो इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? संबंधवाद, बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद। क्या कहलाएगा? संबंधवाद कहलाता है। अगर लिखना चाहो तो ये लिख लीजिए, नहीं तो बंध सिद्धांत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। पहले कंसेप्ट को समझ लें, फिर अपन इसकी बात करेंगे कैसे, क्या प्रयोग किया, वो बाद की बातें हैं। इतना अगर आपने उतार लिया है तो आगे चलते हैं। अब इसके अन्य नाम क्या क्या है? जैसे अन्य नामों में पहले तो मैंने आपको एक तो बता ही दिया, कौन सी थ्योरी है? SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, करवा दिया था ना आपको। दूसरा नाम देखो, दूसरे नाम की बात करें, भूल, यानी कोई वस्तु को भूल जाते हैं, फिर हम प्रयत्न करते हैं और वो याद आ जाती है, तो भूल व प्रयत्न का सिद्धांत, भूल व प्रयत्न का सिद्धांत। तीसरा, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ये इसके नाम है। अन्य संबंधवाद मैंने आपको करवा दिया, पीछे लिख लेना, संबंधवाद का सिद्धांत इसे ही बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4, इसमें कार्य को बार बार करना पड़ता है, इसीलिए इसका सिद्धांत का नाम है आवर्ती का सिद्धांत। क्या नाम है? आवर्ती का सिद्धांत। इधर दे देता हूं, 5 नंबर यहां लिख देना, ठीक है। 5 नंबर में आपने लिखना है संयोग से, तो संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। कैसे? आपको सिद्धांत करवाऊंगा तब आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये नाम तो बिल्कुल है, सही दिए गए थे। नंबर 6, उत्तेजना प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सॉरी नियम बोल दिएगा, का सिद्धांत। प्रयास में त्रुटि का हो गया, ऐसा थ्योरी हो ही गई, संवेदनवाद हो गया, भूल व प्रयास, ठीक है। तो लगभग जितने नाम थे आपको करवा दिया है। अब वो एक यहां पर भी क्यों छोटे वो लिख ही लेते हैं। संबंधवाद, या इसे बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, बॉन्ड, बॉन्ड थ्योरी, और बॉन्ड को बोलते हैं बंध, बंध सिद्धांत। तो ये इसके अन्य नाम है, ये किसके? ये इसके अन्य नाम है। इस सिद्धांत का अगर सार बताएं आपको, यहां लिखना है तो लिख लेना, सिद्धांत का अर्थ क्या है। अभी मैं सिद्धांत करवाऊंगा अगले पृष्ठ पर, पहले अर्थ समझ लें। इसमें लिखना है व्यक्ति अपनी गलती व पूर्व अनुभवों से सीखता है, पूर्व अनुभवों से सीखता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यही दिया गया कौन सा सिद्धांत है? ये दिया गया कि व्यक्ति कोई भी गलती करता है या किसी कार्य को दोबारा करता है ना, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, बरसात हुई है पूरी और कीचड़ ही कीचड़ है, आपके पास बाइक है और आपको पता नहीं है नीचे सड़क पे खड्डा है, आप जा रहे हैं, पहली बार आप वहां से गुजरे, आपका उस खड्डे में आप गिर गए, आपकी बाइक को झटके लगे या बाइक वहां पर खड्डे में फंस गई, आपने अनुभव ले लिया इस सड़क पर यहां से क्या है, ये खड्डा है। जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे, आपने गलती की, आपको अनुभव हुआ, जब नेक्स्ट टाइम आप उसी सड़क पे जाओगे, उस स्थान से पहले ही आपका मस्तिष्क सूचना देने लग जाएगा कि आगे वही खड्डा आने वाला है, और आपको अनुभव होगा कि कभी भी अनजान सड़क पर जहां पानी खड़ा हो, कीचड़ हुआ, नहीं घुसना चाहिए, पता नहीं क्या हो सकता है। यह आपको अनुभव हो गया, यानी आपने जो गलती की थी उससे आपने अपने अनुभवों से लाभ उठाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, अर्थात आपने सीख लिया। हम एक बार जो गलती करते हैं दोबारा भविष्य में वो गलती दोबारा नहीं करते, कारण क्या है? ये सिद्धांत है। ये कहता है कि अपने पूर्व अनुभवों से हम सीख लेते हैं, गलती को दोबारा नहीं करते। इस बात को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। प्रयोग क्या था? प्रयोग करवा देते हैं आपको, ये लीजिए, ये है आपका ये आपका है बॉक्स, और इसका बॉक्स को इस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है, ऊपर से सेट किया हुआ है,
ये है इसका लीवर। ये क्या है, यहां लिख लीजिएगा लीवर, कि जब ये लीवर दबेगा तो ये गेट खुल जाएगा। ये पिंजरा है, पिंजरे का दरवाजा है, ये दरवाजा, ठीक है, तो पिंजरे का दरवाजा है। ओके, ये लीजिए पिंजरा बना देते हैं पूरा, ये लीजिए, ओके, ये दरवाजा है और ये आपका पिंजरा है। इस पिंजरे में हमने थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को छोड़ा, ठीक है, क्या छोड़ा, एक भूखी बिल्ली को छोड़ा। मान लीजिए इस तरह की बिल्ली है अपनी, दिख नहीं रही होगी, ठीक है, इस तरह की बिल्ली थी, मान लीजिए ये बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली को पिंजरे में छोड़ दिया, भूखी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, भूखी बिल्ली। जब तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती, आदमी कभी भी प्रयास नहीं करता, इसलिए भूख होनी क्या है, जरूरी है। भूख होगी, ड्राइव होगा तो व्यक्ति कार्य करेगा। उसने भूखी बिल्ली को पिंजरे में छोड़ा और बाहर, ये लीजिए, बाहर यहां पर एक मछली रख दी। क्या रख दी, मछली, क्योंकि मछली की गंध होती है जो नथुनों को टकराती है, और जब गंध टकराएगी तो भूख और बढ़ जाएगी। अब भूखी बिल्ली पहले से आवश्यकता है, और जब उसे उद्दीपक दिखाया गया तो ये क्या है भाई, अब ये बिल्ली क्या है यहाँ पे, सॉरी मछली क्या है यहाँ पे, उद्दीपक है। क्या है, उद्दीपक। जैसे ही बिल्ली ने उद्दीपक को देखा, यानी मछली की गंध उसके नाकों को स्पर्श किया, उसने देखा बाहर खाना, भोजन, और उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने उछल कूद प्रारंभ कर दी। किसमें, पिंजरे में उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया। कभी बिल्ली ने क्या किया, कभी तो ये लोहे की जो ऐसी लोहे की जाल थे उसको दांत से काटने का प्रयास किया, परंतु विफल रही। प्रयास किया, गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं, हारी नहीं। फिर दोबारा इससे पंजा बाहर निकालने का प्रयास किया, साइड में ऐसे निकल जाऊं, परंतु पंजा बाहर आया, परंतु खुद नहीं निकल पाई। पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, बहुत प्रयास किए उसने, कभी इधर भागी पिंजरे में, कभी उधर भागी, कभी इधर आई, उसे नहीं पता कैसे खुलेगा, परंतु उसे उद्दीपक दिख रहा है, उसे वो उद्दीपक प्राप्त करने तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। बिल्ली ने बहुत सारे प्रयत्न किए, और उस प्रयत्न के दौरान संयोग से, इसीलिए इसका नाम संयोजनवाद है। संयोग से क्या हुआ, बिल्ली का पैर इस लीवर के ऊपर गिरा और खट की आवाज आई, खट की आवाज के साथ ये दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने जाकर उद्दीपक प्राप्त कर लिया। पहले बिल्ली ने सीख लिया, क्या देखते हैं आगे। फिर बाद में बिल्ली पर दोबारा प्रयोग किया गया और बिल्ली के सामने वही कंडीशन, वही मछली रखी गई। अब बिल्ली ने जो पहली बार गलतियां की थी वो गलतियां अब की बार नहीं थी। अब की बार गलतियों की सीमा क्या थी, कम थी। कैसे, उसने पहली बार लोहे को काटने का प्रयास किया था दांत से, अब की बार नहीं काटा। फिर यहां से निकलने का प्रयास किया था, नहीं निकलने का प्रयास किया, हाथ कुछ नहीं। उसे पता चल गया कि पिछली सफलता कैसे मिली थी, भागने से। तो बिल्ली ने जैसे उद्दीपक देखा, बिल्ली ने भागना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि व्यक्ति वही कार्य करता है जिसमें वो पहले सफल हो जाता है, उसी तरह करता है, यानी अपने पूर्व अनुभवों को देखता है। और बिल्ली ने भागते भागते, पिछली बार उसे समय कम लगा, अब की बार समय कम लगा और इस लीवर पर पैर गिरा और दरवाजा खुल गया। दूसरे दिन, पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन समय कम। अब इस तरह बिल्ली पर फिर बाद में फिर प्रयोग किया गया। बिल्ली ने अब की बार देखा कि मैं जब भागती हूं तो कहां से जाती हूं तो ये दरवाजा खुलता है। बिल्ली ने गौर की और भागना प्रारंभ किया, पूरे में भागती है, परंतु अब की बार देखा कि यहां से आती हूं ना, यानी पिंजरे की आखिरी साइड में आती हूं ना, तो ये दरवाजा खुलता है। तो अब की बार बिल्ली ने अधिगम नया सीख लिया। अगली बार जब बिल्ली को भगाया गया तो बिल्ली इस साइड में भागी नहीं, बिल्ली सिर्फ इस साइड में भागती रही, इतनी, पूरा नहीं भागी पिंजरे में, क्योंकि अब की बार प्रयासों की प्रयास जो कर रही है वो कम होते जाएंगे। और अब की बार पहले दिन की अपेक्षा अब की बार उसने पिंजरा जल्दी खोल लिया। कुछ समय के बाद बिल्ली ने सिर्फ देख लिया कि मुझे इस साइड में इतनी जगह में भागना है, और फिर उसने देखा पिंजरे का लीवर दिखाई दिया उसने, और उसने लीवर को दबाना सीख लिया, और लीवर को दबाते ही पिंजरा खोल। जैसे नेक्स्ट दिन बिल्ली के सामने भोजन रखा गया, बिल्ली खड़ी हुई, आराम से गई है और लीवर को दबा दिया। अब उसने अपने पूर्व अनुभव से सीख लिया, अपनी गलतियों से सीख लिया कि ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये लीवर दबाना है। तो सही अनुक्रिया सीखी कि नहीं सीखी। तो यही सिद्धांत था कि व्यक्ति अपने गलती और पूर्व अनुभवों के आधार पर अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, याद कर लेना आप। इसमें उद्दीपक कौन है, तो इसका प्रयोग मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। वैसे भूखी बिल्ली, भूखी बिल्ली, यहां लिखना है पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद।
पिंजरे में बंद, फिर बाहर उद्दीपक। उद्दीपक क्या था, यह भी प्रश्न पूछ लिया गया, तो ध्यान रखना, मछली, बाहर उद्दीपक, ठीक है। और फिर बिल्ली की क्या प्रतिक्रिया हुई, उद्दीपक को देखकर छटपटाना, उद्दीपक को देखकर झटपटाना। और उस झटपटाने के दौरान क्या करती है, यानी झटपटाने की अगर बात करें तो अनुक्रिया है झटपटाना, पूछ रहे हो क्या, यह अनुक्रिया है झटपटाना। और अंत में प्रयास व त्रुटि से, प्रयास व त्रुटि से उद्दीपक प्राप्त कर लेना। यह आपका सिद्धांत हुआ, उतार लीजिए आराम से। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम किसी काम कार्य को नहीं जानते तो कहते हैं ना सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सीखा ही है इसने। और जब सीखा है तो सीखने का अर्थ क्या है, अधिगम है। सीखने का अर्थ क्या है, अधिगम। चलिए अब देखते हैं सबसे आवश्यक तत्व क्या है। यह बात ध्यान रखनी है कि बिल्ली कैसी होनी चाहिए, भूखी। यानी जिसको सिखाया जा रहा है, जिस विद्यार्थी को सिखाया जा रहा है उसे उस चीज की आवश्यकता होगी तो ही वो सीखेगा, अन्यथा वो अनुक्रिया नहीं करेगा। मान लीजिए ये बिल्ली, उसका पेट भरा हुआ होता तो क्या यह प्रयास करती, नहीं करती। जब तक आदमी को नीड्स यानी आवश्यकता नहीं होती, जब तक उसे ड्राइव अंदर से नहीं एक्टिव करता, तब तक कोई व्यक्ति क्रिया नहीं कर सकता। इस बात को आप उतार लीजिएगा अपने हिसाब से कि किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रेरणा जरूरी है, यानी आवश्यकता जरूरी है, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति अनुक्रिया करता है, और उसी अनुक्रिया के दौरान व्यक्ति बहुत सारी चीजों को सीख लेता है। लिख लीजिएगा इसको आराम से। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है, एग्जाम्पल आए हुए हैं, देखो बालक का एग्जाम्पल आया था, बालक का जूते पहनना सीखना। बालक जूते पहनना सीखता है तो शुरू में इसी सिद्धांत से सीखता है। सीखता है नहीं सीखता? आपने शुरू में चप्पल या जूते पहनने सीखे थे, उल्टे पैर में पहनते थे आप, ये प्रयास में त्रुटि थी। आपने पहले उल्टे पहन लेते थे, फिर चलते थे, फिर धीरे धीरे घर वालों ने बताया कि नहीं बेटा ये यहाँ होता है। आपको पूर्व अनुभव हुआ कि उस दिन मुझे ये बताया था कि ऐसे होता है। ये जूते के लेसेज जो फीते होते हैं वो आपको गांठ लगानी नहीं आती थी, परंतु आपने सीख ली ना, तो जूते के फीते बांधना भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर अगर बात करें बालक का चम्मच से खाना खाना, चम्मच से खाना खाना सीखना, यह भी इसी सिद्धांत में। क्या बालक फर्स्ट टाइम ही चम्मच से खाना खाना सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। जब वो चम्मच में डाल के लाता है तो रास्ते में गिर जाता है, इतनी दूरी होती है मुंह से तो नीचे गिरता रहता है, ऐसे खाता है तो यहाँ बिखर जाता है, प्रयास करता है, त्रुटियां करता है, परंतु बाद में एक दिन ऐसा आता है वो चम्मच से खाना खाता है और बिल्कुल भी नहीं गिरता। यह भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। बालक का टाई की गांठ बांधना, टाई की गांठ बांधना गांठ बांधना, यह किस सिद्धांत पर है? इसी सिद्धांत पर आधारित है। गांठ तो आपको भी नहीं आती होगी शायद। गांव में जब शादी होती है तब पता चलता है कि कौन सा बालक अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हुआ है, तब उसको बुला के लाते हैं। गांठ बहुत मुश्किल होती है टाई की गांठ लगानी, उसको भी बालक सीख लेता है। किससे? प्रयास व त्रुटि से। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर बात करें, आप साइकिल चलाना सीखते हो, साइकिल चलाना, तैरना सीखना इसी सिद्धांत पे है। पहले दिन आप तैरना सीखते हो, गलतियां करते हो, फिर उससे सीखते हो कैसा नहीं करना है। साइकिल चलाना सीखते हो, गिर जाते हो, कैंची चलाते हो पहले, फिर कोई पकड़ता है साइकिल को पीछे से, फिर आप धीरे धीरे ऐसे पैडलों को चलाना सीखते हो। ये सब इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये पेपरों में पूछे गए उदाहरण है, पूछता है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखना थार्नडाइक के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत पर है, आधारित है।
ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात अगर बाई चांस हम पीछे चले, आपको सिखाता हूं कि यार मान ली बिल्ली ने इतनी मेहनत की, उसने अनुक्रिया की, और जैसे बिल्ली बाहर आई आपने उसे उद्दीपक दिया ही नहीं, यानी उद्दीपक की अगर बात करें तो उद्दीपक क्या होगा, पुनर्बलन का काम करेगा। किसका काम करेगा? पुनर्बलन का काम करेगा। अगर आपने उद्दीपक नहीं दिया, बालक ने क्रिया की, स्कूल में पढ़ा, वो बार बार उस पूरे साल के अंत में आकर आपने उसे उद्दीपक नहीं दिया, तो ध्यान रखिए वो आगे से प्रयास भी नहीं करेगा। बाई चांस बिल्ली को सारा प्रयास करने के बाद ये मछली नहीं दी जाती, ये जो मछली है ये नहीं दी जाती उसे, तो क्या बिल्ली अगले दिन प्रयास करती? बिल्कुल नहीं करती भाई, बिल्कुल भी नहीं करती। तो ध्यान रखना, जब कोई भी कार्य कर लिया जाए उसे पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक दिया जाए जो उसे दिखाया गया। तो ये सिद्धांत इन्हीं पे आधारित है, आप लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम। ये कहते हैं थॉर्नडाइक है कि जो मेरा सिद्धांत है प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत, वो कुछ नियमों पे बेस्ड है। यानी अगर नियम की बात करें, सिद्धांत और नियम अलग अलग है, ठीक है। तो इन्होंने अपने नियमों को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो में। एक तो है इनके पास मुख्य नियम। क्या है? मुख्य नियम। और दूसरे हैं इनके पास, यानी कि देते हैं गौण नियम। गौण नियम तो समझते हो ना? गौण नियम, गौण नियम। ओके, मुख्य नियम क्या होता है? जो सिद्धांत पर मुख्य रूप से प्रभाव डालता है, जिसकी विशेषता। और मुख्य नियमों के आगे नियम और होते हैं, वो कहलाएंगे गौण नियम, भेद के उपभेद। ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो देखते हैं यहाँ पे मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहो तो इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो। मुख्य नियम आपको क्या है? पता है। मुख्य नियम आपको क्या है? पता है। बस 3 है। मुख्य नियम कितने हैं? 3 है। अब पता का मतलब आपको सबसे पहले ध्यान रखना, बालक को आप नहीं पढ़ा सकते जब तक वो क्या नहीं होता? तत्पर नहीं होता। तो कौन सा हो जाएगा? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। ओके, 2 नंबर। जब वो तत्पर है तो फिर दूसरा आएगा अभ्यास का नियम। डिटेल करेंगे अभ्यास का नियम। मैं आपको तीनों नियम अभी समझा दूंगा, लिखवाऊंगा बाद में, पहले समझ लेते। और तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। ओके, प्रभाव का नियम। ये मुख्य 3 नियम है। पेपर में लगभग ये पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। सबसे पहले कहता है थॉर्नडाइक कि बालक को तत्पर होना चाहिए। बालक अगर तत्पर नहीं है, बालक में इच्छा नहीं है किसी कार्य को, तो आप उसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जैसे इसका उदाहरण आता है कि एक घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक ले जाया जा सकता है। क्या उसे पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो उसकी मर्जी है। वैसे ही एक छोटे बालक को जबरदस्ती स्कूल तक ले जाया जा सकता है। क्या उसे पढ़ने के लिए विवश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो कहां से तैयार करना है बालक को? तो बालक की अंदर रुचि होनी चाहिए। बालक तत्पर होगा तो ही वो अधिगम कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। आपको याद होगा जब आप छोटे क्लास में हुआ करते थे, आपको घर वाले जबरदस्ती लेके जाते थे। 2 ने आपकी टांग पकड़ी होती थी, 2 ने हाथ पकड़े होते थे। स्कूल में जाने पहला पीरियड आज भी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका माइंड ही नहीं, रुचि नहीं थी आपकी। दूसरा अभ्यास का नियम। करते करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान। यानी अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, आप बार बार शिकायत करते सर हमें याद नहीं होता, कोई बात नहीं, याद नहीं होता। आप बार बार किताब को पढ़ें, एक दिन वो किताब आपके याद हो जाएगी। पढ़ के तो देखो। तो यह अभ्यास कहता है। अब अभ्यास के अंदर 2 नियम आते हैं। एक तो आप उपयोग करते हो। अगर आप किसी चीज को बार बार, जैसे मैं करवाता हूं, उसे आप अभी पढ़ा, फिर शाम को एक बार पढ़ लिया, और फिर आपने हफ्ते वाले दिन इसको रिवीजन कर लिया, तो यह होता है उपयोग का नियम की। जो चीज है उपयोग की, वो उपयोग की चीज याद रह जाती है ना। फिर है अनुपयोग का नियम। इसी के अंदर 2 पार्ट है, आगे लिखवाऊंगा आपको। अनुपयोग का नियम। अनुपयोग के नियम की बात करें तो जिसमें व्यक्ति प्रयास नहीं करता, कुछ समय के बाद वो वस्तुओं को भूलना प्रारंभ कर देगा। जैसे कई बालकों की हैबिट होती है कि वो सारे सब्जेक्ट, जैसे अब अपना चल रहा है, तो वो क्या सोचेंगे कि सबसे पहले मैं हिस्ट्री को कंप्लीट कर देता हूं। वो सारे दिन हिस्ट्री को पढ़ता है, दूसरे सब्जेक्टों को छोड़ देता है। हिस्ट्री कंप्लीट, फिर ज्योग्राफी को पढ़ता है, फिर पॉलिटी को पढ़ता है। अब वो क्या करता है, उनको दोहराता नहीं है। यह अनुपयोग का नियम है। अब वो हिस्ट्री को भूल जाएगा। जब पढ़ी थी तब याद थी। तो याद रखना, आपको रेगुलर टाइम देना होता है सभी सब्जेक्ट को, जब भी आप पास हो पाओगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे आपने 10th क्लास में आप पढ़ते थे, डेली आपको अध्यापक दिया करते थे प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो आपकी 10वीं क्लियर हुई।
अगर आप उसी तरीके से आज पढ़ते हैं तो आपकी रीड क्लियर हो जाएगी, कोई भी पेपर हो आपका क्लियर हो जाएगा। परंतु हमारा ऐसा नहीं है, हम ऐसे पढ़ते हैं साइको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम मनोविज्ञान पूरी कंप्लीट हुई, उसके बाद में इतिहास पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ जाते हो। नहीं, प्रत्येक को 1 घंटा दीजिए तो वो आपके माइंड में स्टोरेज होगी। यानी अगर आपने पढ़ना है तो किताबों को ऐसे न जचाएं, एक दूसरे के ऊपर न जचाएं, किताबों को ऐसी खड़ी जचाएं, आपके दिमाग में से सेट होनी चाहिए कि ये उत्तर हाँ यहाँ से आएगा, कंसेप्ट को क्लियर करके चलें। और हम क्या करते हैं, पहले हमने ये पढ़ा, उसको समझा ही नहीं और उससे पहले ऊपर वाला और डाल दिया, अब पहले वाले के नीचे दब जाएगी बहुत। किताब के ऊपर किताब इस तरह रखते हो ना तो सारी चीजें दब जाती है, मिक्स हो जाता है। उसको इस तरह पढ़ने की बजाय किताबों को ऐसे खड़ा रखें, उसका नाम लिखना चाहिए। जैसे पूछा राष्ट्रपति, आपको याद होना चाहिए यहां से आएगा तुरंत। अगर कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ोगे तो वो होता है उपयोग का नियम। फिर नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, कि बालक जो भी कार्य करता है अगर उस कार्य में वो सफल हो गया तो उस कार्य को दोबारा करेगा, अगर वो उस कार्य में असफल हुआ तो उस कार्य को छोड़ देगा। इसीलिए इस सिद्धांत को दुख व सुख का नियम भी कहते हैं। किसी कार्य को करने में उसे आनंद आता है तो सुख की प्राप्ति होती है तो उस कार्य को दोबारा करेगा। अगर किसी कार्य करने के दौरान उसे दुख का अनुभव होता है या दुख उत्पन्न हो जाता है, दुख होता है उसे, तो उस कार्य को वह कभी नहीं करता। इसी सिद्धांत को संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं। उसे लक्ष्य को प्राप्त किया, संतोष हुआ, कार्य को दोबारा करेगा, अगर नहीं हुआ तो कार्य को नहीं करेगा, उसे असंतोष हुआ। तो ध्यान रखना, इसे पुरस्कार व दंड का नियम भी कहते हैं। 1930 में थॉर्नडाइक ने इसके अंदर दंड का प्रावधान किया था, पुरस्कार व दंड का। जैसे किसी कार्य को करते हैं तो पुरस्कार मिलता है, उस कार्य को करने की गति डबल हो जाती है। अगर कोई कार्य करते हैं वो गलती हो जाती है तो दंड मिलता है। तो ध्यान रखना, ये इसी सिद्धांत के पार्ट है। तो ये 3 पार्ट दिए थे किसने, इस सिद्धांत के, याद रह जाएगा। अब थॉर्नडाइक के गौण नियम, गौण नियमों में बात करें तो आपको याद करना है BA, MA, C। हमने BA की है, MA की है और चौधरी बन गए हैं। अब कई इसको कहेंगे MCA कर दो जी, कर लो, आपकी इच्छा है, MCA कर लो। मैं तो ट्रिक बता रहा हूं। इसके कितने पार्ट हैं, 5। गौण नियम कितने हैं, 5 है। कैसे करें गुरुजी, तो देखो B से याद करना है बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, का नियम समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए इनको दोनों। फिर ए से आपने लिखना है आंशिक क्रिया का नियम। फिर एम से याद करना है मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम। फिर ए आत्मीकरण का नियम या आत्मसात करने का नियम। पांचवा रहेगा आपके पास सी साहचर्य परिवर्तन कह दो चाहे सादृश्यता कह दो, एक ही बात है। साहचर्य परिवर्तन का नियम। ओके, ये 5 हैं, आपको याद करने हैं। ट्रिक से मैंने बता दिया BAMC। अगर वैसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लो इसको। ये देखो बहु, एक बहु थी उसका एक आशिक था, ये लो, एक बहु थी उसका एक आशिक था और वो आशिक उसे मन से क्या करता था, प्यार करता था। ये लो मानसिक, ठीक है, माइंड से प्यार करता था और उसकी आत्मा से प्यार करता था, आत्मीकरण, ठीक है। और वो उसके साथ क्या करता है, साहचर्य परिवर्तन कर लेता है, उसे भाईली बना लेता है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। एक बहु थी उसका एक आशिक था, वो मन और आत्मा से उसे क्या करता है, साहचर्य यानी भाईली बना लेता है, याद कर लीजिए इसको। ओके, सखी बना लेता है, साहचर्य। तो अब ये सिद्धांत मैं आपको करवा रहा हूं कि सिद्धांत में क्या है, लिखना आपको है, मुझे नहीं लिखना है, आपको बता दिया है। ये मैंने आपको यहां करवा देता हूं, ये लिख देता हूं यहां पे। अभ्यास के नियम के 2 पार्ट थे, एक उपयोग का नियम, उपयोग का नियम, और दूसरा है आपका अनुपयोग का नियम। समझा दिया आपको, पूरा लिख लीजिएगा अनुपयोग का नियम। इसमें व्यक्ति को बार बार करना होता है उपयोग, और इसमें व्यक्ति करता नहीं तो भूल जाता है। प्रभाव के नियम के अन्य नाम भी लिखने हैं तो लिख लीजिएगा। दुख सुख का नियम, इसे बोलते हैं पुरस्कार व दंड का नियम।
लिख लीजिएगा, पुरस्कार व दंड का नियम। इसे बोलते हैं संतोष व असंतोष का नियम। अब यह करवा देता हूं वो प्रतिक्रिया का। यह कहता है कि जैसे कोई भी बालक है, जब उसके सामने उद्दीपक होता है और वो उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। जैसे आपके सामने अभी रीट है ना। अब रीट को प्राप्त करने के लिए देखिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई किसी के नोट्स मंगवा रहा है, कोई किताब लेके आ गया है, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, यानी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये आपका क्या है, बहु प्रतिक्रिया करनी, यानी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बालक अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है तथा उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। अगर बात करें तो थोर्नडाइक का जो नियम है, सिद्धांत है, वो इसी पे काम करता है। बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, अंत में उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है, तो बिल्ली वाला उदाहरण इसी पे है। फिर आगे देखो आंशिक क्रिया का नियम। अब ये आंशिक क्रिया क्या होती है, ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम, यानी आंशिक मीन्स होता है अंश। आंशिक क्या होता है, अंश होता है ना। यानी आप किसी बालक को संपूर्ण क्रिया के स्थान पर उसे टुकड़ों में बांट के पढ़ाएं तो वो जल्दी सीख जाएगा। यानी कोई भी समस्या है बालक की, उसे टुकड़ों में दी जाए, आंशिक दी जाए, तो बालक उस कार्य को क्या कर लेगा, जल्दी सीख जाएगा। यानी कोई भी यहां लिखना तो लिख लेना कि किसी भी विषय वस्तु को अंशों में विभक्त करके रखी दी जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा तथा बालक सरलता से अधिगम कर पाएगा। कैसे गुरुजी? जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, या अपने संज्ञा कर लेते हैं, चलो संज्ञा टॉपिक है अपने पास, उसे पढ़ाना है आपको बालकों को। कैसे पढ़ाएंगे? एकदम सारा दे दें? नहीं, पहले आप पहले दिन इसको सिर्फ संज्ञा की डेफिनेशन दो याद करने के लिए, एक दो उदाहरण दे दो, दे दिए। फिर दूसरे दिन ये बताओ कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, बता दी। दूसरे दिन इतना दो। तीसरे दिन फिर भाववाचक जो जातिवाचक है उसके और पार्ट है वो बताओ। फिर आप उसे एक एक करवाएं कि व्यक्तिवाचक में ये आएंगे बेटा, जातिवाचक में ये आएंगे, यानी उसे टुकड़ों में बांट के पढ़ाया जाए तो बालक अधिगम को बड़ी सरलता से कर लेता है। यानी टुकड़ों में बांट दिया जाए। तो देखो तीसरा, मानसिक विन्यास का नियम। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि बालक मानसिक रूप से कार्य को सीखने के लिए तत्पर है या नहीं। अगर वो माइंड से उस सब्जेक्ट में या उस विषय वस्तु में रुचि नहीं रखता है तो आप उसे अधिगम नहीं करवा सकते। तो अर्थ हुआ कि बालक को सबसे पहले अधिगम करवाने से पहले उसे मानसिक रूप से तैयार किया जाए, उसके मन में या मस्तिष्क में जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में जाना जाए तथा अधिगम के लिए उसे तैयार किया जाए। समझ में आ गया? तो ही वो अधिगम कर पाएगा। फिर देखो आत्मीकरण का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मीकरण क्या होता है? आत्मीकरण का अर्थ है कि जैसे आपको पहले किसी वस्तु के बारे में ज्ञान है, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब पढ़ाया जाएगा तो बालक उस चीज को आत्मसात कर लेता है। आत्मसात का मतलब ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं मान लीजिए मेरे को ये 2 अक्षर, बच्चे छोटे बच्चे हैं, 2 अक्षर वाले वर्ड आते हैं उससे। जैसे बालक को ये 2 अक्षर वाले वर्ड बोलने आते हैं, आपने सिखा दिए क प्लस में, कम। अब आप इसे तीसरा सिखा सकते हैं। इस ज्ञान से आगे वाला जोड़िए आप इसे। अब देखो बेटा ये 2 चिन्ह फिर अपन 3 को जोड़ लेते हैं, कैमल। अब क्या बन गया बेटा, ये देखो कमल है। अब कमल, ये 3 वर्डों को आगे 4 में कन्वर्ट कर दो। यानी आत्मीकरण का अर्थ है कि अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए बालक से अधिगम करवाया जाए ताकि बालक जल्दी सीख जाता है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको आत्मीकरण। तो अगर बात करें तो शिक्षक है जब पढ़ाते हैं तो इसमें कौन सा सूत्र यूज करते हैं? तो शिक्षक ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग करें। जब इससे ज्ञान देगा तो शिक्षक कौन सा ज्ञात से अज्ञात का शिक्षण सूत्र प्रयोग करता है। फिर है साहचर्य परिवर्तन का नियम, सादृश्यता। इसे क्या बोल सकते हो आप? है सादृश्यता का नियम। इसमें आप लिख लेना आराम से। इसे हम बोल सकते हैं गुरुजी सादृश्यता। कई बार सादृश्यता भी दे देता है। सादृश्यता का नियम यानी बालक उन्हीं चीजों को जल्दी सीखेगा जो उससे मिलती जुलती है। बालक उन्हीं वस्तुओं को जल्दी सीखेगा जो पहले उनने सीख रखी है, जो उसके समान गुण रखती है, उनको जल्दी सीख जाएगा। जो अलग विचारधारा की है उसको नहीं सीखेगा। ठीक है? कैसे गुरुजी? जैसे आप बालक को कबीर के दोहे याद करा रहे हैं। आप बालक को कबीर के दोहे याद करवा दिया आपने कि कबीर के दोहों को एनालाइज ऐसे करना है। अब सही रहीम के दोहे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बालक उस कार्य को सीख गया कि कबीर के दोहों को पढ़ते समय हमें एक एक वर्ड का अर्थ पता करें, फिर उस वर्ड क्या कर दे, एक लाइन में बोल दे, ऐसे एनालाइज करना।
तो बालक को जब एक समान दोनों प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, बालक उन दोनों में समानताएं ढूंढ लेता है और समानताओं के आधार पर वो क्या कर लेता है, उसे भेद कर लेता है, अर्थात कार्य को सीख जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें और उदाहरण दे देता हूं उसमें, जैसे आपको साइकिल चलानी आती है, जब अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप स्कूटी चलाना जल्दी सीख जाएंगे, और जब आप स्कूटी चलाना सीख जाएंगे तो आप मोटरसाइकिल चलाना भी सीख सकते हैं। तो यानी पीछे वाला ज्ञान अब इस ज्ञान में क्या दे रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। तो यानी अर्थ ये हुआ कि दोनों में एक जैसी प्रक्रिया है। साइकिल में क्या होता है, हैंडल होता है, तो स्कूटी में भी क्या है, हैंडल है, परंतु उसमें पैरों को हिलाना पड़ता है, इसमें पैरों को हिलाना नहीं पड़ता। इतना फर्क हो गया। उसकी स्पीड कम होती है, वो स्वतः चलती है, दोनों के ब्रेक हाथ पे ही होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी। अब जैसे स्कूटी सीखी, नेक्स्ट टाइम आप स्कूटर पर बैठेंगे बाइक पे, तो अब आपका परिवर्तन आएगा कि क्लच तो उसके भी है, उसके भी थी, परंतु अब की बार ब्रेक का स्थान कहां चला गया, ब्रेक का स्थान पैर ने ले लिया। और पहले स्कूटी में गियर नहीं लगते थे, अब की बार पैर का यूज भी करना पड़ेगा। तो यानी पहले वाला ज्ञान अब क्या करने लग गया, सहायता। तो सादृश्यता का अर्थ हुआ कि पहले जो क्रिया सीखी गई है उसी क्रिया के आधार पर नवीन कार्य जब सीखा जाए तो वो बालकों को सहायता देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय राजस्थान, जय भारत।